हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का थर्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ सिविल जॉब्स इंदौर के द्वारा संचालित की जा रही है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषक वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है, ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद से संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं। तो उक्त पंक्ति का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह वाक्य वैदिक सभ्यता में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था से प्रेरित है। ठीक है, वर्तमान में जन्म आधारित सभ्यता प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेदांत में किसका समावेश है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये सभी जो हैं ये वेदांग हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है और वेदों के अध्ययन के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो ऑप्शन है नगर नियोजन, व्यापार प्रधान, प्रकृति पूजक, लौह युगीन और मात्र सत्तात्मक। तो इसका जो सही आंसर है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, 3 और 4, जिसमें से प्रकृति पूजक और लौह युगीन नहीं थी। ठीक है, और इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित, व्यापार प्रधान तथा मात्र सत्तात्मक थी, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की जगह मूर्ति पूजक थे। जिसमें से जो मूर्तियाँ पूजते थे वो कौन कौन सी मूर्तियाँ थी? तो पशुपति, शिव की, मातृ देवी की। ठीक है, और यह लोग लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे और यह सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि स्थल किसे माना है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि स्थल माना है आर्कटिक क्षेत्र को। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है। मैं कुछ इतिहासकारों के नाम बोल देता हूं और उनके संबंधित उनके मत जो रहे हैं वो मैं बता देता हूं। तो बाल गंगाधर तिलक का मत था आर्कटिक क्षेत्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद इनका था सप्त सिंधु प्रदेश। विलियम जोन्स के था मध्य यूरोप, मैक्स मूलर का था मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती का तिब्बत और दक्षिणी रूस का था गार्डन चाइल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें से स्थान है और उससे प्राप्त स्थल है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो जो है वो उनसे प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यहाँ से मिली है। 4th नंबर इसका सही है। और फिर है लोथल है जो एक प्रकार का बंदरगाह था पहले। फिर कालीबंगा जो है वो यहाँ से जुते हुए हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो चौंदड़ो है यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, और इससे संबंधित हम कुछ जानकारियाँ और देख लेते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है अभी वर्तमान में कहाँ, लरकाना ज़िले के सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित। यहाँ से विशाल स्नानागार, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। और लोथल से गुजरात में, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ पर नौका युगल समाधान फारस मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 3rd है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और जुते हुए हल्के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, लास्ट है चौंदड़ो। चौंदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत, सिंध नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से मनके व खिलौने बनाने का कारखाना तथा लिपस्टिक व इत्र के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद यज्ञ विधियाँ और यजुर्वेद देवताओं की स्तुति, यही दोनों जो है सुमेलित नहीं है। मैं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद जो था देवताओं की स्तुति से था। इसका जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? इसका संकलन सप्त सिंधु प्रदेश में। यजुर्वेद का है कर्मकांड व यज्ञ विधियों का संकलन और यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
उपनिषद की विषय वस्तु है, उपनिषद की विषय वस्तु है, तो इसके बारे में इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी आंसर इसका सही है, दर्शन। ठीक है, और दर्शन से संबंधित हम इसके और देख लेते हैं फैक्ट। तो उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन आधारित है, यह भारत का प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि वेदांगों की संख्या 6 थी और यहाँ पे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी हो गई? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन इसका सही है, पुरुष सूक्त से मिलता है। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं। तो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। जो इसकी उत्पत्ति है वर्ण की में देख लेते हैं। तो ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से और शूद्र जो है ब्रह्मा के चरणों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो है योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के जो ऑप्शन है कपिल मुनि, सांख्य के गौतम और पूर्व मीमांसा के बदरायन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन सी आंसर इसका सही है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही नहीं है। तो इससे कौन किससे संबंधित है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ प्रवर्तक। तो पहले कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन और वैशेषिक के कणाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामायण के रचनाकार कौन थे? तो रामायण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंसर सही है, वाल्मीकि मुनि थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। इससे संबंधित मैं और फैक्ट बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? MPPSC एक बार पूछ चुका है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और तुलसीदास जी ने 1575 में रामचरितमानस की रचना की थी और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक विचार का प्रचलन कीजिए जो महावीर ने किया था। एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था, वह कौन सा विचार था? तो सही आंसर इसका ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अंतिम महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य महावीर जी द्वारा दिया गया। तो और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक जो थे जैन धर्म के वो हैं महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर। और 5 महाव्रतों में से कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है डी आंसर इसका सही है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शहर पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, और कपिलवस्तु जो वर्तमान नेपाल में स्थित है, इनका जन्म 583 BC में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 BC में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, स्यादवाद नामक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो स्यादवाद नामक सिद्धांत का संबंध जो है जैन धर्म से है और जो जैन धर्म है वो स्यादवाद जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने तथा अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है और जिसे सप्तभंगी या अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो मेंस परीक्षा में अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत और स्यादवाद ये 3 मार्कर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में 3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं हैं? तो सभा, विदथ, समिति और परिषद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसमें परिषद नहीं है, बाकी तीनों जो है सभा, विदथ और समिति ये इससे वैदिक सभाओं से संबंधित हैं। तो इससे संबंधित फैक्ट हम और देख लेते हैं कि सभा व समिति सलाहकार संस्था थी। सभा सामंत वर्गों व समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। विदथ में वृद्धों व विद्वानों की सहभागिता थी। स्त्रियां सभा व समिति में भाग लेती थीं। सभा ग्राम संस्था थी और समिति जो थी केंद्रीय संस्था थी। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों
में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी है। और भी ब्राह्मण हम देख लेते हैं कि सामवेद से संबंधित षट्वेद ब्राह्मण है, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण है। तो ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में बन जाता है और पहले भी ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र नगर शहर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नामक शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है, सी आंसर सही है, उदयन। ठीक है, और उदयन जो है पाटलिपुत्र शहर उदयन ने बसाया था और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का पुत्र था। तो जो हर्यक वंश था यह हिंदी साहित्य में इसे पितृहंता वंश के नाम से हम जानते हैं। इसमें सभी राजा अपने पद को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता की मृत्यु कर देते थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो जो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया और पंजाब शासक पोरस के विरुद्ध झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी और जिसे झेलम या हाइडेस पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन फाहियान। ठीक है, और ये दोनों इसके सही आंसर है। बाकी जो दो हैं चंद्रगुप्त मौर्य और यशोवर्मा, ये इसके गलत आंसर है, तो इसको सी ऑप्शन सही हो जाता है। और मैं इसके सही आंसर आपको सारे बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके द्वारा इनके समय पर विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। इन्होंने पुस्तक इंडिका लिखी थी और इस इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीय साम्राज्य विस्तार का उल्लेख किया था और मेगास्थनीज जो था यो यूनानी यात्री था। ठीक है, यशोवर्मा जो था इसके समय विदेशी यात्री संगयून आए थे। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सियूकी था, यह चीनी यात्री था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे फाहियान आए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह भी चीनी यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शासक कलिंग युद्ध के लिए याद किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के लिए कौन सा शासक याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, अशोक। अशोक से संबंधित और कलिंग युद्ध से संबंधित और जानकारी हम देख लेते हैं। तो कलिंग युद्ध 261 BC में अशोक व नंदराज अनंत पद्मनाभम के बीच में हुआ और अशोक की विजय हुई इसमें, और इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि अशोक ने इस युद्ध में अपने ही भाइयों की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी। इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख तथा अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और जो वर्तमान उड़ीसा है, कलिंग जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। यह यूनानी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर इसका सही है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप के बारे में देखें तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और इसके खोजकर्ता जो थे 1870 में पाद्रेटी फेनथेलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो मंदिर और उसके निर्माणकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, महाबलीपुरम के रथ जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है राजराज प्रथम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, चारों ऑप्शन इसके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो श्री कृष्ण द्वारा जो दिए गए अर्जुन को संदेश थे, उपदेश थे, यह
श्रीमद् भागवत गीता में समाहित हैं। और इसका जो सही आंसर है, ए आंसर इसका सही है, भीष्म पर्व पर इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। इसमें कुल 18 पर्व थे और इसमें भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता आती है जिसमें कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। तो नॉलेज के लिए भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो श्रीमद् भागवत गीता कही गई है वह किस पर्व में है, तो उसका उल्लेख भीष्म पर्व पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है वैश्य पुष्यगुप्त। और सुदर्शन झील मेंस के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्री में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो मैं सुदर्शन झील के बारे में बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण वैश्य पुष्यगुप्त ने कराया था और इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो, उसका सही जवाब है सातवाहन से संबंधित था। और इससे संबंधित फैक्ट हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों से संबंधित है। शीशे के सिक्के चलाने वाले पहले शासक सातवाहन ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शक संवत 78 ईस्वी में किस वंश के शासक ने चलाया था? तो जो शक संवत था वह कुषाण शासकों ने चलाया था। इसका सी आंसर सही हो जाता है। और शक संवत भी प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब जो है, ए आंसर इसका सही है, रुद्रदामन से संबंधित है। और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। इसने ही सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सुदर्शन झील का निर्माण किन्होंने कराया था? तो वैश्य पुष्यगुप्त ने कराया था। और आगे जाके रुद्रदामन के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण मतलब रुद्रदामन ने करवाया था। और इससे संबंधित और भी फैक्ट देख लेते हैं कि यह संस्कृत का पहला अभिलेख है और यह काव्य शैली का पहला नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता, यह इसका सही जवाब है, सी आंसर इसका सही है, चिकित्सा से संबंधित है। और इससे संबंधित फैक्ट है कि चरक संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा का मानक ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसके रचनाकार कौन है? चरक महोदय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि शून्यवाद के जनक कौन है? नागार्जुन। और इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य थे नागार्जुन। आगे है नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हैं और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा गया है। और इनकी पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र या सापेक्षिकता का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, माध्यमिक सूत्र को। और नेक्स्ट है नागार्जुन ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस तरीके से 29 क्वेश्चन हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। श्रीनगर किसने बसाया था? तो श्रीनगर किसने बसाया था? तो कनिष्क, हर्षवर्धन, ललितादित्य युक्तापीठ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब डी आंसर सही है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीनगर मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था, जो कि वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन है उपनिषद, वेदांग, वेद और पुराण। तो आपको पता होगा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4, वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितने हैं? 18 और उपनिषद 108। तो इस तरीके से हम यदि देखें तो बढ़ते क्रम में देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है सी आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो जो पाटलिपुत्र को जानने के जो स्रोत हैं वह इंडिका में मतलब मौर्य युगीन
मौर्य साम्राज्य का जो वर्णन है वह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन प्रशासन का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ठीक है, तो यूरोपीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषाओं में किसका अनुवाद हुआ, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास द्वारा निर्मित है, कालिदास द्वारा रचित यह नाटक है। ठीक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम व विवाह तथा कर्ण ऋषि द्वारा पिता के रूप में पुत्री शकुंतला को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। ठीक है, और इसका जो अनुवाद करा था 1791 में जॉर्ज फोस्टर ने इसका अनुवाद किया था और यह जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त काल में किस कला का जन्म हुआ, तो गुप्त काल में किस कला का जन्म हुआ, तो ऑप्शन है मंदिर निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संस्कृत साहित्य लेखन। ठीक है, तो इसमें सही जवाब जो है केवल ए आंसर इसका सही है, मंदिर निर्माण कला। और मंदिर निर्माण कला के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है, तो इसका जो हम देख लेते हैं कि मेघदूत जो है इसका सही आंसर है कालिदास, इसका सही आंसर है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित गया है और बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की रचना है और अर्थशास्त्र जो है वो विष्णुगुप्त की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, इसका सही आंसर है बी आंसर सही है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इस हर्षवर्धन को हराया था। और इससे संबंधित फैक्ट है कि हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। ठीक है, इसका वो जो वर्णन है वो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसकी प्राप्ति के लिए इतिहास प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी मेंस में पूछा जा चुका है, 3 मार्कर में भी पूछा जा चुका है। पहले 19 का जो सिलेबस था उसमें 6 मार्कर में भी पूछा जा चुका है और अभी 5 मार्कर में और 3 मार्कर में आने की संभावनाएं हैं। तो आप इसके बारे में 3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही है, कन्नौज। ठीक है, तो जो कन्नौज है वह उससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और कन्नौज के व्यापारिक केंद्र एवं रेशम मार्ग के लिए युद्ध हुए थे। ये जो युद्ध हुए थे कन्नौज के व्यापारिक केंद्र और रेशम मार्ग के लिए युद्ध हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो इसका सही जो जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य के बारे में देख लेते हैं, तो कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। और ये जो पुस्तक है ये राजनीति आधारित है और इसकी जो तुलना की गई है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से, और मैकियावेली जो थे इटली के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, रचना और साहित्यकारों में देखना है। तो जो हर्षवर्धन है हर्षचरित जो है हर्षवर्धन की मालती माधव भवभूति की काव्य मीमांसा राजशेखर और रत्नावली बाणभट्ट। तो इसका जो सही आंसर है ए आंसर इसका सही हो जाता है, जिसमें से 1 और 4 हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है और रत्नावली बाणभट्ट की नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि हर्षचरित जो है वह किसकी रचना है, बाणभट्ट की। और हर्षवर्धन की है कौन कौन सी, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। और इसमें जो 2 ऑप्शन और भी हैं, मालती माधव जो है भवभूति की सही आंसर है और काव्य मीमांसा राजशेखर की है। तो इतने आंसर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, वंश और उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। तो पल्लव कांची, राष्ट्रकूट बरार, चालुक्य वातापी और चोल
मंदुरे। तो जो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन 2 और 4। ठीक है, तो जो चालुक्य थी वातापी इसकी राजधानी नहीं थी और चोल की मुंदेरे नहीं थी। तो हम देख लेते हैं एक बार सभी जो राष्ट्रकूट थी उसकी सही राजधानी थी मानेखेट और चोल की तंजावुर। ठीक है, और ऊपर की जो सही है वो भी पता रहना चाहिए आपको। तो पल्लव की कांची और राष्ट्रकूट की बरार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। श्रवणबेलगोला संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो है जैन मतों से संबंधित है ये। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। और इससे संबंधित हम और भी जानकारियां देख लेते हैं कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोमटेश्वर की 56 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसका निर्माण गंग शासक रचमल्ल के मंत्री चामुंडराय द्वारा 983 ईस्वी में कराया गया था। यहाँ भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य का आगमन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राण त्याग 298 बीसी में किया गया। यहाँ पर प्रति 12 वर्षों बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो दशमलव प्रणाली का जो विकास था वो सही आंसर है, ए ऑप्शन इसका सही है, आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा आर्यभट्टियम ग्रंथ की खोज की गई और जो आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा गया और इनकी खोज में पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम स्मृति पूछा गया है, तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन इसका सही है, मनुस्मृति। और मनुस्मृति बहुत फेमस रही है, तो इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि शुंग वंश का मानक ग्रंथ है ये। ठीक है, और यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसको जो हम डायरेक्ट सही आंसर बता देते हैं कि सी आंसर सही है कि शकों को हराने के उपलक्ष्य में साकरी की उपाधि ग्रहण की तथा सोने के सिक्के चलाए, ये गलत है आंसर, बाकी सारे सही हैं। तो हम इससे संबंधित और देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराकर साकरी की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, और चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक यही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किससे श्रेणी गिल्ड शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? तो जो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है कि एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन। तो इसको क्या कहते हैं? एक ही व्यवसाय करने वाले एक ही जाति के लोगों का संगठन श्रेणी या गिल्ड कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुए थे उसमें से इसका जो सही आंसर है बी आंसर इसका सही है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। हम सारे युद्धों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में, वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, इसमें गौरी की विजय हो जाती है। फिर थर्ड है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो था वह 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ है माउंट आबू का युद्ध 1178 में मोहम्मद गौरी तथा मूलराज द्वितीय के बीच होता है यह युद्ध, और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है इसमें। ठीक है, इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, इसका सही जवाब ए ऑप्शन इसका सही है। तो सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और ये पाल वंश से संबंधित हैं। और जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुमारगुप्त थे, यह गुप्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वारामिहिर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है, खगोल शास्त्री थे ये वारामिहिर। और वारामिहिर के बारे में हम देख लेते हैं कि यह खगोल शास्त्री थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे और इनकी पुस्तक का नाम था पंच सिद्धांतिका।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली शहर किसने बसाया था? अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किसने बसाया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन इसका सही है, तोमरों ने। इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि अनंगपाल सिंह तोमर ने 1060 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली राजधानी किसने बनाई थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने। और दिल्ली को पहली मुस्लिम राजधानी किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सती प्रथा का प्रचलन कब से माना जाता है? तो सती प्रथा का जो प्रचलन है, ऑप्शन इसका सी सही है, गुप्त काल से। तो इसके प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं 510 ईस्वी में भानुगुप्त शासन काल से मिले हैं। और जो इसके प्रथम साक्ष्य मिले थे ऐरण सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इनके सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो 52 का सही जो आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है, तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। चंद्रवरदाई का जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था और पृथ्वीराज चौहान के ये समकालीन थे और हिंदी के पहले कवि माने गए हैं ये चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है गिरनार अभिलेख, बी ऑप्शन इसका सही है, गिरनार अभिलेख। और इससे संबंधित हम देख लेते हैं जानकारियाँ कि गिरनार अभिलेख का जो निर्माण कराया था वह रुद्रदामन द्वारा स्थापित किया गया। यह संस्कृत भाषा तथा काव्य शैली में लिखित है। ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी आंसर इसका सही है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के समय में पहला आक्रमण 712 में सिंध पर किया गया। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण था वो इसका सही जवाब है नरसिंहदेव प्रथम ने, ए ऑप्शन इसका सही है। और इससे संबंधित हम कोणार्क मंदिर से संबंधित और जानकारी देख लेते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ गुजरात मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जो इसका सही जवाब है भीम प्रथम, जो भीम प्रथम थे, भीम फर्स्ट, इनके समय पे महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के जो टोटल 17 आक्रमण भारत पर हुए थे, जिसमें से सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का था, जिसमें इसने बहुत सारी धन संपत्ति यहाँ से लूट के ये ले गया था। ठीक है। और इससे संबंधित तो हम और जानकारी देख लेते हैं कि 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है। और जो भीम प्रथम था वो अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरी। ठीक है। और इनसे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि कलचुरी वंश की राजधानी जो थी त्रिपुरी जबलपुर के पास स्थित है और कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो कोक्कल थे। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? तो भागवत धर्म का सबसे ज्ञात अनुगामी कौन था? तो इसका जो सही जवाब है हेलियोडोरस, सी ऑप्शन इसका सही है। और हेलियोडोरस से संबंधित हम जानकारी देख लेते हैं। तो हेलियोडोरस प्रथम भागवत धर्म यूनानी शासक था और यह बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की इसने भागवत के शासनकाल के समय पे। और यवन शासक एंटी-आल्कीडस का राजदूत था और शुंग शासक भागभद्र के दरबार पे यह आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, यह पुस्तक जो है जो कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत के व्यापार पर प्रकाश डालती है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो
इसका मैं बी ऑप्शन सही बता देता हूँ, लेकिन इसके अज्ञात लिखा हुआ है, जबकि अज्ञात का मतलब ये है कि इनके लेखक के बारे में कोई जानकारी इतिहास में नहीं है अभी, इस वजह से इन्हें अज्ञात हमने ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, गीत गोविंद के लेखक के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वह सही ऑप्शन डी आंसर इसका सही है, जयदेव। और जयदेव से संबंधित हम और जानकारियाँ देख लेते हैं कि जयदेव की जो रचना थी गीत गोविंद, जो कि रति मंजरी, गीत गोविंद और रति मंजरी जयदेव की रचना है, और जिनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। फिर हम और भी देख लेते हैं कि कल्हड़ की कौन थी? तो राजतरंगिणी थी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और इनकी भी भाषा संस्कृत थी। फिर विज्ञानेश्वर की जो है, विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि टीका ग्रंथ है, और विल्हण की है जो विक्रमांक देवचरित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, मोहरे। मोहरों को कहा जाता है। ये सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कृति मोहरे हैं, और मोहरे जो है प्रायः सैल खड़ी की बनाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन स्थित था? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी आंसर इसका सही है, अस्मक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। अस्मक की जो राजधानी थी पोटली थी, जो कि महाराष्ट्र में है, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में उल्लेखित अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी आंसर सही है, शुंग वंश का राजा था यह। अग्निमित्र शुंग वंश के शासक था, और इसकी जो भाषा थी संस्कृत, और इन्होंने इस जो मालविका अग्निमित्रा में, इसमें राजकुमारी मालविका व विदिशा के राजा अग्निमित्र की प्रणय प्रसंग की का वर्णन मिलता है। तो ये भी मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास की रचना है, और उनका एक महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वैदिक संस्कृति का भारतीय सभ्यता पर सबसे मुख्य प्रभाव किसका था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है धर्म एवं दर्शन का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस विदिशा के किस शासक के दरबार में आया था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि हेलियोडोरस विदिशा किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है डी, भागभद्र के दरबार में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नानाजी देशमुख बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं, इनका सही जवाब है बी आंसर इसका सही है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और नानाजी देशमुख जो हैं, इन्हें रिसेंटली भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो खजुराहो में जो निर्माण कराया था यशो वर्मा ने कराया था, और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशो वर्मन चंदेल वंश का शासक था, ठीक है। सर्वाधिक मंदिर का निर्माण किस समय हुआ था? तो 950 से 1050 के बीच में हुआ था, और सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण करने वाले जो शासक थे वो थे धंगदेव, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो कौन सा शासक था वो? तो उसका जो सही जवाब है आंसर श्रीगुप्त, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी जानकारियां देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी है ना कुमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 69 का बी आंसर सही है कि इस तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर हम सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को 2300 से 1750 के बीच में मानते हैं, कार्बन 14 पद्धति। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व का निर्धारण C14
पद्धति पर आधारित है। और इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण था। तो इसका सही जवाब जो है, आर्यों की सफलता का मुख्य कारण आर्यों में उत्तम सैन्य उपकरण तथा अश्वों का उपयोग। ठीक है, तो इन्होंने अश्वों का उपयोग किया था और उत्तम सैन्य उपकरण का उपयोग किया था, इस वजह से यही इनकी सफलता के कारण थे। और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वैदिक काल में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से सही आंसर जो है ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। तो मैं इनको पढ़ देता हूँ कि बोगाज को यह अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि आर्यों का आगमन पश्चिम एशिया से हुआ था। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन यह है कि वैदिक काल में सोम एक प्रसिद्ध नशीला पेय पदार्थ था। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन को चुनना है, तो इसका सही आंसर जो है डी आंसर इसका सही है, बाकी सारे सही हैं। तो असत्य कथन क्या है? ऋग्वैदिक युगीन आर्य महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ वंश है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि मिलान कर लेते हैं कि मालवा का जो भोज था वो परमार से संबंधित था। ठीक है, जयचंद जो थे वो गहरवाल से संबंधित थे, गहरवाल वंश से। और मेहर भोज जो थे प्रतिहार से संबंधित थे। और परमार्दी जो थे वो चंदेल वंश से संबंधित थे। तो उसका सही आंसर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस रंगकर्मी को नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की? ठीक है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब जो है अनवर सिद्दीकी जी ने। ठीक है, और अनवर सिद्दीकी जी ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, समुद्रगुप्त से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त ने उत्तर राज्यों के 9 शासकों को पराजित किया। और नेक्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें स्वतंत्र किया तथा उन्हें फिर से राजा बनाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है कि दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं, ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन इसका सही है, केवल एक। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध के विवरण से संबंधित निम्न साक्ष्यों स्रोतों पर विचार करें। तो इसका जो सही जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 3 और 4। तो कौन कौन से स्रोत हैं? पुलकेशिन द्वितीय के समय का ऐहोल अभिलेख और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी और बर्तन बनाने का तरीका मध्य पाषाण काल की एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाता है सी आंसर इसका सही है, मतलब दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 79 है इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ दी सही ऑप्शन इसके सही हैं, तो मैं चारों पढ़ देता हूँ। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सराय नाहार राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ठीक है, तो इससे संबंधित हम जो सही आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन दिए हैं जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अभिलेख और अस्थि अवशेष। तो इसको सही आंसर बी ऑप्शन इसका सही है, मतलब हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अभिलेख और अस्थि अवशेष ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में विशेष मान्यता प्राप्त है। तो इसके ऑप्शन है नगर नियोजन के लिए,
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त सार्वजनिक इमारतों के लिए और उद्योगों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सिंधु वासियों को निम्न में से किसमें विश्वास था? तो लिंग एवं योनि पूजा, वृक्ष, पशु एवं पक्षी पूजा, विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा और भूत प्रेतों में विश्वास। तो जो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन सही है, मतलब भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे, बाकी सारे ऑप्शन सही है। लिंग पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, वृक्ष एवं पशु पक्षियों की पूजा और विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही है। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये ऑप्शन इसके सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और जैसे पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है और बुर्ज होम उत्तरी स्थल है, ये गलत है, और सुतकांगेडोर सबसे दक्षिणी स्थल है। तो ये इस तरीके से स्थिति थी इसकी, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तरी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे हम देखें कि उत्तरी जो ज़िला था वह मांदा जम्मू कश्मीर था, फिर सबसे पूर्वी ज़िला था आलमगीर, फिर सबसे दक्षिणी ज़िला जो था दैमाबाद और सबसे पश्चिमी ज़िला जो था सुतकांगेडोर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया का सिद्धांत है। फिर भारत में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन सही हैं, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे संबंधित एक और जानकारी थी कि मध्य एशिया संबंधी जो मत था मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो औषधियों का जो उल्लेख है वह, इसका सही आंसर डी आंसर सही, अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के बारे में हम देखें तो रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, राजभक्ति, कृषि, व्यापार, गृह निर्माण आदि का उल्लेख इसमें मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद में सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, और 4 वेदों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम हैं। ठीक है, तो मैं इनके जो बता देता हूं कि सरस्वती जो है वो घग्गर नदी, ठीक है, और सातुष्णी जो है उनको सतलज नदी के नाम से जानते थे। फिर परुष्णी जो है वो रावी नदी के नाम से जानते थे, और बेपासा जो है वो ब्यास नदी के नाम से जानते थे। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती जो थी वह घग्गर, आधुनिक नाम घग्गर है, और इसका जो अभी वर्तमान में है राजस्थान में स्थित है। और सातुष्णी, पारुष्णी और बेपासा जो है, सातुष्णी को सतलज, पारुष्णी को रावी और बेपासा को ब्यास नदी के नाम से आधुनिक नाम है, और ये तीनों पंजाब में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पर विश्वास करते हैं। तो इससे संबंधित हम और जानकारियां देख लेते हैं कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कर्मवाद तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थंकर, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, 563 से 483 BC तक इनका कार्यकाल रहा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा निम्नलिखित में से किसी एक से संबद्ध है? किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है सी आंसर इसका सही है, हिंदू विधि एक टीका टिप्पणी। ठीक है, और इससे संबंधित हम और जानकारी देख लेते हैं। तो मिताक्षरा की याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, उत्तराधिकार सिद्धांत हेतु यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक पर निम्न में से कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? तो कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी आंसर सही है। इसमें केवल जो
हम देखें तो बाघ की आकृति नहीं है, और बाकी अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है उसमें हाथी है, घोड़ा है, सांड है और शेर, ये सभी की आकृति स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इस स्तंभ के शीर्ष फलक पर हाथी, घोड़ा, शेर और सांड के प्रतीक बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मालती माधव नाटक, पंचतंत्र दंत कथा, मालविका अग्निमित्रम जीवन चरित्र और पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर जो है वो मालविका अग्निमित्रम जीवन चरित्र इससे संबंधित नहीं है। ये इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो मालविका अग्निमित्रम क्या है, नाटक है और इसकी भाषा संस्कृत है, और इसमें राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन कौन से कनिष्क के समकालीन थे। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो इसका सही जवाब जो है वो बी आंसर सही है, मतलब नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, ये कनिष्क के काल से संबंधित हैं। और जो भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न कथनों को सही कालानुक्रम में सजाएं। ठीक है, तो यूनानी, ईरानी, कुषाण और शक, इसको सही क्रम में सजाना है। तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन सही है, मतलब पहले ईरानी आए, फिर उसके बाद में यूनानी, फिर उसके बाद में शक और फिर उसके बाद कुषाण। ठीक है, और प्राचीन काल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमणों की श्रृंखला में ईरानी, यूनानी, शक और कुषाणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मत्त विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही जवाब है डी आंसर सही है, महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी थी, और V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसका जो सही आंसर है पहला और तीसरा। ठीक है, तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी, यह ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो गुप्त राजवंश सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था, ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का था पाया गया है वह है कहाँ पे स्थित है। तो आपको इसका पता होगा आंसर कि ऑप्शन ए सही है, एरण में। एरण कहाँ पे है, तो सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन कौन नवपाषाण संस्कृति के विशिष्ट विशेषक हैं। तो नवपाषाण संस्कृति के विशिष्ट विशेषक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, कृषि कार्य, पशुपालन, मृदभांड और पत्थर के औजार का घर्षण एवं उन पर पॉलिश करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन में से हरिसेन, हर्षवर्धन। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूं कि कौन किससे सुमेलित है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारों में थे, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति रचित है। और बाकी जो दंडी हैं, दंडी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 10 कुमार चरित और काव्य दर्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विष्णु के 10 अवतारों में भगवान राम का अवतार किस युग में हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह त्रेता युग में हुआ था। और विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो हम सारे देख लेते हैं एक एक करके। तो जो मत्स्य अवतार, कूर्म और बराह अवतार था वह सतयुग में हुआ था। फिर नरसिंह, वामन और परशुराम और राम का जो अवतार हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। कृष्ण और बलराम का द्वापर युग में हुआ था, और बुद्ध और कल्कि का कलयुग में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के में वर्णित वे कौन से राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आऊ पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दिए हैं, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य और परमार। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं, डी आंसर इसका सही हो जाता है।
तो ठीक है दोस्तों, आपको ये सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की। इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बताइएगा कि नुक्कड़ नाटकों की मध्य प्रदेश में किसने शुरुआत की और भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और इस सीरीज़ को बनाने वाले सिविल जॉब्स टीम को हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे पेपर तैयार किए हैं। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और पेपर को इसी तरीके से पूरा वॉच करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।